हेलो वेलकम एंड नमस्कार। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। और बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़ की हेडलाइन तक एक बड़ा कीवर्ड बन चुका है पार्लियामेंट। जी हां, जिस तरह से संसद में अभी बजट पेश हुआ, उसके बाद से दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ के नेता आपस में एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। इस वजह से ये जो पार्लियामेंट शब्द है वो एक कीवर्ड बन चुका है। एक और बार ये चर्चा में तब आया जब हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से पंजाब से आने वाले दो सांसद आपस में भिड़ गए। क्या है पूरा मुद्दा, किस तरह से ये पूरा मॉनसून सेशन और ये बजट का जो सत्र है वो इस तरह से हाईलाइट हो गया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज वोरा जी। पंकज वोरा जी मैनेजिंग एडिटर हैं द संडे गार्डियन के, और इन तमाम मुद्दों पर वो आपके कई सवाल हैं जिनके जवाब देंगे। तो सर, स्वागत है इन खबर से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके मैं बात अगर बीजेपी की करूं तो बीजेपी और आरएसएस को लेकर के भी अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिधर मोहन भागवत के स्टेटमेंट आए, चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल होने की बात को लेकर के हो या फिर मणिपुर में जो वहाँ के लोगों की मांग है उसको लेकर के हो। तो ये एक क्या सिनारियो सेट कर रहा है अभी आरएसएस वर्सेस बीजेपी का? क्या बीच में दोनों के कुछ दरार दिख रही है? देखिए, बीजेपी और आरएसएस के जो जहाँ तक इक्वेशन है, जहाँ तक एक तरह से रिश्ता है, बहुत गहरा भी है। लेकिन इस वक्त लगता है कि जो है कि उसमें कई जगह पे जो है दरार आ गई है। और जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इलेक्शंस के दौरान, जब इलेक्शंस चल रही थी, एक इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था जिसमें कहा था कि बीजेपी अब सेल्फ रिलायंट है, उसको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और जो है वो खुद अपना काम कर सकती है, संगठन मजबूत है। और उसी से एक इंडिकेशन आया था। और लोकसभा इलेक्शन के दौरान आरएसएस ने बीजेपी के लिए इस बार काम नहीं किया था, ऐसा भी सामने आया था ये। तो इन बातों को चलते हुए तो इनके रिलेशंस जो है स्ट्रेंड है। हाल ही में 8-10 दिन पहले मोहन भागवत जी ने रांची में कोई स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन स्पष्ट था कि उनका किस पे निशाना है। उसको बाद में आरएसएस के कुछ लीडर्स ने डाइल्यूट करने की कोशिश की। उसके बाद योगी के ऊपर निशाना लगा था कि जो है कि उनको ज़िम्मेवार ठहराया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संख्या कम आई, कि वो ज़िम्मेवार हैं। तो उन्होंने पलटवार किया था कि टिकट तो दिल्ली ने बांटे थे, मैंने थोड़ी बांटे थे, तो मैं कैसे जिम्मेवारी ले लूँ। वहाँ पे उनके जो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि संगठन सरकार से ज़्यादा मजबूत है, और उसका बीजेपी के कई दिल्ली के लीडर्स ने किया था। तो वहाँ पे भी एक तरह से राजनीति बीजेपी के अंदर अंदर चल रही है। तरह तरह की स्टोरीज बाहर आती हैं। अब उसका क्या मतलब इंटरप्रिटेशन किया जाए, वक्त बताएगा। और आरएसएस का ये 100वां साल है कि अगले साल पूरे आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे स्थापित हुए हुए। तो उससे पहले ये अगर रिलेशनशिप स्ट्रीमलाइन या आयरन आउट नहीं हुआ तो मामला ज़्यादा बिगड़ सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि आरएसएस को ये 100 साल पूरे होने वाले हैं। मैं बात करूँ एक इंसान की या किसी एक इमारत की, उसकी भी अमूमन एक देखा जाता है कि एक सेंचुरी के बाद वो कहीं न कहीं जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है। तो क्या आरएसएस का भविष्य कुछ दिख रहा है खतरे में? देखिए, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का एक तरह से स्थापना हुई थी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ। और वो ठीक है कि आरएसएस को ये लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, वो कहते हैं कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और संस्कृति को प्रमोट करती है वगैरह वगैरह। लेकिन आरएसएस जो है कि कल्चर जो है वो भी एक सियासत का, पॉलिटिक्स का नाम ही है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स भी तो करते हो, बीजेपी को भी तो सपोर्ट करते हो। अगर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी में क्यों करते हो। कांग्रेस को भी सपोर्ट आरएसएस ने पीछे की 1980 में भी किया था, 1984 में भी किया था। तो जो है कि ये है, सब पर कमज़ोर पड़ने की बात तो नहीं नज़र आती। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी 2022 में 100 साल हो गए थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले होती थी। जी। लेकिन मॉडर्न स्कूल को भी 2021 में शायद या 2020 में 100 साल हो गए। दिल्ली में कई और संस्थाएं हैं। एक स्कूल है, बंगाली स्कूल है, जी। आईपी कॉलेज, वो 110-120 साल पुराना है। तो
रिनोवेशन की ज़रूरत पड़ती रहती हिंदुस्तान है। टाइम्स अखबार जो है वो भी जो है जी, इस साल सितंबर में उसको 100 साल पूरे हो जाएंगे। जी, तो जो है कि 100 साल के बाद ज़रूरी नहीं है कि कमज़ोर हो, जी। वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको मजबूत करना चाहते हो या कमज़ोर करना चाहते हो। मैं बात करूँ स्पेसिफिकली मोदी 3.0 गवर्नमेंट या इस एनडीए की सरकार में, बीते 2 सरकारों की अपेक्षा आरएसएस का इस सरकार में अभी शुरुआत में ही दिख रहा है कि किस तरह से दोनों के बीच बातें ऐसी कही जा रही हैं। तो क्या मोदी 3.0 की जो सरकार है इसमें आरएसएस का प्रभाव 1.0 और 2.0 से कम दिखेगा? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता। अब क्योंकि ये अभी मामला जो है, ये डेवलपिंग है, अनफ़ोल्डिंग है हुँ, और इसके बारे में अभी कुछ फ़ाइनैलिटी के साथ कहा नहीं जा सकता। ये जो है हमको इंतज़ार करना पड़ेगा अक्टूबर तक का, जब दुशहरा में विजयदशमी के दिन सरसंघचालक जो हैं, वो एक अपना बयान देते हैं। हुँ, एक उनका भाषण होता है, जिसपे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आगे का मार्गदर्शन या आगे का मार्ग क्या होगा, इसके बारे में चर्चा होती है। तो हमको तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जी। लेकिन बहुत मतलब ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अभी जो है सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं और ये जो है एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए भी और आरएसएस के लिए भी। तो ये थे मिस्टर पंकज वोहरा और आपने इनसे सुना कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के जो टकरार है, उसका क्या पूरा मतलब है, पूरा उसे डिकोड किया। ये भी बताया कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर के जो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, उन पर सच्चाई क्या है या फिर उन पर देखने का एक और पहलू क्या है। ख़ैर आपका इन मामलों पर पहलू क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इन खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।